Hello guys, today we will discuss next topic of our fourth unit, that is the Kepler's laws of motion. ये टॉपिक इस यूनिट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में आने के 100% चांसेस हैं। कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। कैप्लर एक साइंटिस्ट का नेम था। उन्होंने 3 फंडामेंटल लॉज दिए थे प्लैनेट्स के मोशन को डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए इन लॉज को लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन कहा जाता है। तो इसमें 3 लॉज जो उन्होंने दिए थे वो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लॉ को हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। कैप्लर फर्स्ट लॉ जो है उसमें उन्होंने बताया कि जो हर प्लैनेट है वो सन के अबाउट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है और इस टाइप से इलिप्टिकल इलिप्स को कवर करता है। इस टाइप से मतलब इलिप्टिकल ऑर्बिट को कवर करता है कि उस इलिप्स में ना, जैसे हमें पता है, देखो जो इलिप्स होता है उसमें फोकल पॉइंट्स होते हैं, तो सन उसकी एक फोकल पॉइंट पे, एक्चुअली इलिप्स के 2 फोकल पॉइंट्स होते हैं, तो हर प्लैनेट सन के अबाउट इस टाइप से इलिप्टिकल मोशन करता है कि जैसे सन उसकी दोनों फोकल पॉइंट में से किसी एक फोकी पे लाई करता है, ठीक है। उसका मोशन इस टाइप से होता है। कैसे देखिए, जैसे सपोज ये सन की पोजीशन है, ठीक है, इस एक्सिस पे मैंने सन की पोजीशन ले ली, तो हर प्लैनेट इस सन के अबाउट इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। वो इलिप्टिकल ऑर्बिट इस टाइप से वो कवर करता है कि जैसे सन उसके किसी एक फोकी पे लाई कर रहा हो, ठीक है। मीन्स सन की पोजीशन, उसका जो इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा ना, उसका एक फोकल पॉइंट ही होता है, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट लॉ था। अब जो कोई भी पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं, उसका जो भी प्लैनेट की बात कर रहे हैं, तो वो जो ऑर्बिट का एसेंट्रिसिटी है उसका फॉर्मूला होता है E² इज इक्वल टू 1 + 2EL² अपॉन mc²। ये फॉर्मूला होता है, ठीक। तो ये क्या चीज़ है, यहाँ पे E तो सेंट्रिसिटी है, जो इस ऑर्बिट, हमें पता है इलिप्स की सेंट्रिसिटी होती है। जैसे कोई भी E जो है सेंट्रिसिटी को बताता है, इलिप्स की <<1 होती है। ऐसे सर्कल के लिए कुछ और होती है वैल्यू, पैराबोला के लिए कुछ और होती है। तो एसेंट्रिसिटी जो इस ऑर्बिट की है ना, उसको इस फॉर्मूले से देखते हैं। यहाँ पे जो E है वो टोटल एनर्जी है, L एंगुलर मोमेंटम को बता रहे हैं, M मास है एंड C इज द कांस्टेंट हियर, ठीक है। और जो एनर्जी है ना, एनर्जी E, इसका फॉर्मूला होता है -mc² अपॉन 2g² 1 - E²। यहाँ पे जो J है, J इट इज कॉल्ड द टोटल एंगुलर मोमेंटम। ये टोटल मोमेंटम को बता रहा है, उसमें ऑर्बिटल और स्पिन दोनों आते हैं J के अंदर, ठीक है। तो अब देखिए, अगर ये E की वैल्यू <<1 होगी, <<1 का मतलब उसका स्क्वायर उससे भी कम होगा, तो ये वैल्यू 1 से माइनस होएगी जब तो पॉजिटिव रहेगी। इट मीन्स ओवरऑल एनर्जी नेगेटिव आएगी इस केस में। तो टोटल एनर्जी सिस्टम की नेगेटिव है, इसलिए जो प्लैनेट है ना वो उसी एट्रैक्टिव सेंटर के अबाउट बाउंड रहेगा, इसका मतलब। या फिर एक बात ये समझ सकते हो, एसेंट्रिसिटी <<1 होने का मतलब इससे पता चलता है कि इलिप्स, यहाँ पे जो पाथ कवर हो रहा है ना, पाथ वो इलिप्टिकल शेप में है, इससे ये पता चलता है। तो ये कैप्लर फर्स्ट लॉ यहाँ से प्रूव होते हैं। अब बात करेंगे हम सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ कैप्लर ने ये दिया था कि जो लाइन सन को और प्लैनेट को ज्वाइन करती है, वो लाइन इक्वल एरिया कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। अब वो देखिए कैसे। सपोज पहले प्लैनेट की पोजीशन यहाँ है, आफ्टर सम टाइम वो इस पोजीशन पे आ गया, मतलब P से Q पोजीशन पे आ गया मान लीजिए। तो P पोजीशन सन से देखी, ये लाइन ज्वाइन की हमने, और एक बार Q से। अब सपोज ये PQ डिस्टेंस कवर करने में उसे 5 सेकेंड लगे, लेट। तो 5 सेकेंड में उसने जितना वो पोजीशन शिफ्ट हुआ, तो ओवरऑल एरिया, ये वाला एरिया जितने कवर किया ना, नेक्स्ट 5 सेकेंड में भी वो उतना ही एरिया कवर करेगा। ये कह रहे हैं ये सेकेंड लॉ। The line joining the sun to the given planet sweeps out equal area in equal interval of टाइम। इट मीन्स इन शॉर्ट ये भी समझ सकते हो कि जो एरियल वेलोसिटी, कल जो इससे पहले वाले लेक्चर में आपको एरियल वेलोसिटी का बताया था, तो जो एरियल वेलोसिटी है ना इस केस में, मीन्स dA/dt दैट विल बी कांस्टेंट, ये कहना चाह रहे हैं ये इसमें,
ठीक है, अब इसका भी प्रूव करेंगे हम। तो इसको प्रूव करने के लिए हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, ये वाला। ठीक, अब देखिए ये वाला डिस्टेंस जो एस से पी का, ये आर मान लेते हैं, ये आर है तो ये भी आर ही होगा। ठीक है, अब ये एंगल सपोज जब पी से क्यू पोजीशन पे आया प्लैनेट, मान लो डी थीटा एंगल कवर किया, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क जो पी क्यू है दैट विल बी इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस। अब एंगल डी थीटा है, रेडियस आर है, तो इट मीन्स पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी आर डी थीटा। क्लियर। अब इस ट्राइंगल का ये जो एस पी क्यू ट्राइंगल फॉर्म हो रही है, इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो लेट डी ए एरिया है इसका। एरिया का फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, चाहे इसे ये वाला अगर आप बेस ले रहे हैं, ये दोनों इक्वल ही हैं, तो ये वाली जो लेंथ है आर है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मतलब ये वाला चीज़, और ये कितनी है आर डी थीटा। तो मीन्स हमारे पास इसके एरिया की वैल्यू आ जाएगी हाफ आर स्क्वायर डी थीटा। अब हम क्या करेंगे, जो एरिया कवर की है उसका रेट देखेंगे, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मीन्स डी ए बाई डी टी फाइंड आउट करेंगे। तो दैट विल बिकम, अब देखिए वो क्या आएगा, हाफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। ठीक, ये चीज़ आ रही है, डी थीटा बाई डी टी को थीटा डॉट पे लिख सकते हो, तो हाफ आर स्क्वायर थीटा डॉट। क्लियर। अब देखिए जो एंगुलर मोमेंटम है उसका फॉर्मूला होता है, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो आर इंटू पी, पी को लिख सकते हैं एम वी। ठीक है, आर एम ऐसे रखो, वी होता है आर ओमेगा, आर ओमेगा मतलब आर थीटा डॉट, क्योंकि यहाँ पे रोटेशनल मोशन हो रहा है ना, रिवॉल्व कर रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी का रोल आएगा। v की जगह आर ओमेगा पुट करेंगे, एम आर स्क्वायर ओमेगा बनाना, ओमेगा को लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी, और डी थीटा बाई डी टी का मतलब है थीटा डॉट। क्लियर। तो यहाँ से आर स्क्वायर थीटा डॉट की वैल्यू आ जाएगी एल अपॉन एम, इसकी जगह पुट कर देंगे, तो डी ए बाई डी टी बिकम्स हाफ एल अपॉन एम। तो एल बाई टू एम बनाइए, और प्रीवियस लेक्चर में भी किया था, डी ए बाई डी टी एल बाई टू एम आया था। अब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, इट मीन्स एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट आ गई, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक, तो प्लैनेट की जो एरियल वेलोसिटी है ना सन के अराउंड, वो कांस्टेंट होती है। ये सेकंड लॉ था उनका, ये आपका सेकंड लॉ, यहाँ से कैप्लर सेकंड लॉ का प्रूव हो जाता है। अब हम प्रूव करेंगे थर्ड लॉ का। थर्ड लॉ क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए। देखिए कैप्लर ने बताया कि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, प्लैनेट के टाइम पीरियड का स्क्वायर जो होगा, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। अब देखो इलिप्स है, इलिप्स में सेमी मेजर एक्सिस होती है, सेमी माइनर एक्सिस होती है। सेमी मेजर होती है ये जो पोजीशन होती है ना, जैसे ये सन की पोजीशन है फोकल पॉइंट की, उससे यहाँ तक की जो लेंथ है, एस से यहाँ इस पॉइंट तक, ये सेमी मेजर है, ये बड़े वाली है। ये जो छोटे वाला पाथ ये वाला, ये सेमी माइनर एक्सिस को बताता है। तो सेमी मेजर एक्सिस को ए से दिखा रहे हैं, सेमी माइनर को बी से दिखाएंगे। तो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट। ये है थर्ड लॉ। अब इसका प्रूफ करेंगे हम। इसको प्रूव करने के लिए सेकेंड लॉ का यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू एल बाई टू एम है। यहाँ से डी ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दैट बिकम्स एल बाई टू एम इंटू डी टी। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करेंगे टोटल टाइम के लिए, मतलब टोटल टाइम तो टाइम पीरियड से पता चलेगा, तो 0 से t मतलब फुल ऑर्बिट, टाइम पीरियड मतलब एक ऑर्बिट कितना टाइम ले रहे हैं कवर करने में, तो इसलिए फुल एक ऑर्बिट के लिए जितना टाइम है उस पर उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ से टोटल एरिया आ जाएगा एल बाई टू एम, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, डी टी का इंटीग्रेशन t होगा, तो a इज इक्वल टू एल टी बाई टू एम। अब एरिया एक तो यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, एक हमें पता है इलिप्स, आप मैथ्स में पढ़ते हो कि इलिप्स का एरिया होता है पाई इंटू ए इंटू बी, मतलब पाई इंटू सेमी मेजर एक्सिस इंटू सेमी माइनर एक्सिस। तो वो अब यहाँ पे भी इलिप्टिकल ऑर्बिट है, मतलब वो वैल्यू तो इसकी इक्वल ही होनी चाहिए पाई ए बी। ठीक, तो यहाँ से टाइम पीरियड को फाइंड आउट कर लेंगे। टाइम पीरियड आ जाएगा पाई ए बी, ये 2m इधर आ जाएगा अपॉन एल। ठीक है, अब आप इलिप्स के लिए एक फॉर्मूला पढ़ते हो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ये होती है ना इलिप्स के लिए
एक स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो यहाँ से b आ जाएगा a स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर। इस वैल्यू को b की जगह इसमें पुट कर दो, b को रिमूव करने के लिए इस वाली इक्वेशन में। इस वाली इक्वेशन में b की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 पाई a m एज इट इज, b की जगह a स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन l। क्लियर? तो अब ये स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, ये ए स्क्वायर तो है ही, फर्दर स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, एम स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ये आ गया। अब एक ना हमारे पास फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड इलिप्स के लिए कि A4 इज इक्वल टू ए क्यूब एल स्क्वायर अपॉन एम सी 1 माइनस ई स्क्वायर। ये स्टेप आपने ना ध्यान रखना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही है। तो इसको इसके अंदर पुट कर दो, A4 की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, बाकी तो सारा पार्ट मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। अब A4 की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, ए क्यूब एल स्क्वायर अपॉन एम सी 1 माइनस ई स्क्वायर। ये ई स्क्वायर वाला पार्ट कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, एक एम भी कैंसिल हो जाएगा। अब 4 पाई एम सी ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं, सिर्फ वेरिए मतलब कि जो चीज़ टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सब कॉन्स्टेंट ही है। तो इसका मतलब टी स्क्वायर किस पे डिपेंड कर रहा है, ए क्यूब पे, बाकी तो सब कॉन्स्टेंट्स ही हैं। तो टी स्क्वायर इट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, यहाँ से साफ पता चल रहा है हमें। तो यही हमारा थर्ड लॉ था कैपलर का, ठीक है। तो कैपलर थर्ड लॉ यही कहता है कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट जो वो कवर कर रहे हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट द कैपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। थैंक यू।